ऑलराइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और इस वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे। एक देखेंगे बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और इसके साथ ही हम देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का कुछ इंपॉर्टेंट डेटाज। ठीक है, तो ये जो पूरा कंटेंट लिया गया है ये एनएफएचएस के वेबसाइट से जाके जो इंपॉर्टेंट था उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ लगाया गया है। तो इस डेटा में कोई डिस्क्रिपेंसी होने के चांसेस नहीं है। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे भी डिफरेंट न्यूज़पेपर से और जो डिफरेंट मैगजीन्स हैं उसको क्रॉस चेक करके और उसके बाद उस डेटा को यहाँ पे लिया गया है, तो उसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 पेश किया गया। इकोनॉमिक सर्वे हम लोग जानते हैं कि पिछले साल का होता है और बजट जो होता है वो अगले साल के लिए आता है। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, क्लियर है। और लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल डिटेल होता है, इकोनॉमिक डिटेल होता है कि किस सेक्टर में क्या खर्च किया गया, उसका क्या इम्पैक्ट रहा और ग्रोथ रेट क्या रहना चाहिए था। फिर बजट का भी उसमें एनालिसिस होता है कि ये एस्टिमेटेड था, ये एक्चुअल आउटकम आया, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में ये सब चीज़ें दी रहती हैं। बाई फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं। बिहार के भी फाइनेंस मिनिस्टर है ऑनरेबल विजय कुमार चौधरी। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि बिहार का जो पहला इकोनॉमिक सर्वे हुआ था वो 2006-07 के लिए हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ये पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था ऑनरेबल सुशील मोदी के द्वारा। उस समय ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, तो उनके द्वारा पेश किया गया था, सुशील मोदी के द्वारा। और जो करंट हमारा इकोनॉमिक सर्वे है वो 70th इकोनॉमिक सर्वे है। बट इसमें इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है कि ई गवर्नेंस का एक नया चैप्टर जोड़ा गया है। टोटल 14 चैप्टर है जिसमें एक ई गवर्नेंस का चैप्टर जोड़ा गया है। तो आपको याद रखना है कि ई गवर्नेंस का चैप्टर जोड़ा गया है, 2006-07 में पहली बार हुआ था और सुशील कुमार मोदी जो है उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब इकोनॉमिक सर्वे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, एक तो बिहार के बारे में बोला गया कि थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ठीक, आंध्र प्रदेश राजस्थान के बाद बिहार सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और ग्रोथ रेट जो है, ग्रोथ रेट इसका है 10.98%। ठीक है, ये है बिहार का ग्रोथ रेट। तो ऑब्वियस सा बात है कि आंध्र प्रदेश और राजस्थान का इससे ज़्यादा होगा। ठीक बात है, तो थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गया इंडिया, बिहार। और जो हमारा जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कांस्टेंट प्राइस पे 4.3 लाख करोड़ है। ठीक है, और करंट प्राइस पे, मतलब जब इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं तो 4.3 लाख करोड़ है, और जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं करंट प्राइस पे अपने स्टेट का जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको पूरा कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 6.75 लाख करोड़। तो ऑब्वियस सा बात है कि इससे ज़्यादा ही आएगा, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं। एग्जैक्ट डेटा ये है, बट मैंने राउंड ऑफ करके ये लिखा है ताकि याद करने में आसान हो। और बाकी अगर आप याद कर सकते हैं तो इसको याद कीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी में जो है वो एग्जैक्ट डेटा भी पूछा जाता है। ठीक, तो जीएसडीपी 4.3 लाख करोड़ एंड 6.75 लाख करोड़। ठीक है, तो आप कांस्टेंट प्राइस पे भी याद कर लीजिए और करंट प्राइस पे भी याद कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से कोई भी पूछ लेगा। ग्रोथ रेट तो हमने देख ही लिया, 10.98% है, 11 से जरा सा कम है। ठीक, और ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट प्राइस पे दिया गया है। अब आते हैं रेवेन्यू पे। अपना रेवेन्यू कितना है? 39 लाख करोड़। सॉरी, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, 38,839 करोड़ है। ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे, इसको जस्ट अ सेक। ठीक है, 39,000 करोड़, भले राउंड ऑफ करके कर सकते हैं इसको, 39,000 करोड़। ठीक है, राउंड ऑफ करके इसको 39,000 करोड़ कर दिया। ठीक, रेवेन्यू, अपना रेवेन्यू जो है वो है 39,000 करोड़। ठीक है, सेंटर से जो आता है तो सेंटर से देखिए अलग अलग आता है। ठीक, सेंटर से टोटल ट्रांसफर है 1.3 लाख करोड़, जिसमें कि टैक्स का शेयर है 91,000 करोड़। ठीक है, टोटल, अब एग्जैक्ट डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है, अगेन वही राउंड ऑफ करके मैंने लिखा है जिसे हाईलाइट किया हुआ है। तो टोटल जो ट्रांसफर होता है 1.3 लाख करोड़, उसमें 91,000 करोड़ जो है वो टैक्स है। ग्रांट के रूप में 28,606 करोड़, यानी कि लगभग 29,000 करोड़ मिलता है। और लोन के रूप में 9,500 करोड़ है। ठीक है, 9,500 करोड़, 9.5 के CR। ठीक है, 9,500 करोड़ लोन के रूप में है, ग्रांट के रूप में ये है, और टैक्स शेयर ये है। इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। और करंट का जो है वो आपको बजट में मिलेगा, तो आप जाके बजट का वीडियो भी देख लीजिए, और बहुत अच्छा एनालिसिस किया गया उसमें। एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो 1.39 लाख करोड़ पूरा एक्सपेंडिचर था। इसमें याद क्या रखना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा मात्र 17.6% ऑफ द बजट हुआ था। ठीक है, तो 17.6% ऑफ द बजट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में गया, बाकी सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गया। तो हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को थोड़ा कम करना चाहिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए, ताकि जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। अब आते हैं डेफिसिट पे। तो डेफिसिट दो तरह का होता है, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। हम लोग जानते हैं फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, टोटल इनकम
टोटल आउटकम माइनस कर दीजिए, जो आ गया वो फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, तो 25,551 करोड़ है फिस्कल डेफिसिट, कम हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो वो डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है। एक तो ये याद रखिए कि फिस्कल डेफिसिट कम हुआ और लगभग 25,000 साढ़े पच्चीस हजार करोड़ के आसपास फिस्कल डेफिसिट हुआ है लास्ट टर्म में। ठीक, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? प्राइमरी डेफिसिट होता है कि फिस्कल डेफिसिट में से अगर आप इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट हटा दीजिए कि इंटरेस्ट क्या पे किया जाता है, तो वो जो डेफिसिट आता है वो प्राइमरी डेफिसिट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट है हमारा 11,729 करोड़ रुपया, यानी कि अगर 25,000 करोड़ में से 11,000 को हटाइए तो जो बाकी बचा है वो जो है ना फालतू का इंटरेस्ट पेमेंट में चला गया, और इसीलिए उसको बोलते हैं कि वो क्वालिटेटिव डेफिसिट नहीं है। तो हमें डेफिसिट का क्वालिटी जानना है। ठीक है, कर्जा लिया, लेकिन कर्जा लेके क्या कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं या कर्जा लेके शर्ट खरीद रहे हैं, कर्जा लेके कर्जा चुका रहे हैं, कर्ज लेके कर्ज चुका रहे हैं, तो वो प्राइमरी डेफिसिट से पता चलता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स व्हाट। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट से हम इंटरेस्ट हटा देते हैं और उसके बाद जो सच में जो डेफिसिट होता है वो हमें पता चलता है। तो सच वाला डेफिसिट देख लीजिए, 11,729 करोड़ रुपया है। ठीक है, तीन तरह का डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये तो रेवेन्यू वाला हो गया। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट और नॉन डेप्ट वाला। ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना कि कितना डेप्ट लेना है। डेप्ट जोड़ देंगे तो पता कैसे चलेगा? तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट को घटाते हैं और जो बचता है और वो नेगेटिव आया, इसका मतलब कि हमारा खर्च ज्यादा है और इनकम कम है। तो वो कैसे पाटेंगे उसको? तो डेप्ट लेके पाटेंगे। तो फिस्कल डेफिसिट हमें क्या बताता है कि कितना डेप्ट लेना है, और प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है भाई कि हम जो है ना इंटरेस्ट लायबिलिटी से कितना दबे हुए हैं, मतलब जो डेफिसिट हो रहा है उस डेफिसिट में इंटरेस्ट का कितना पार्ट है, और हम फ्रूटफुल काम कितना कर पा रहे हैं और फालतू का इंटरेस्ट पे करने में कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख लेते हैं बिहार का। कि एग्रीकल्चर का देखिए, तो एग्रीकल्चर का डिक्लाइन हुआ है, सेकेंडरी सेक्टर का भी डिक्लाइन हुआ है और टर्शियरी सेक्टर का भी डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, प्राइमरी एग्रीकल्चर नहीं प्राइमरी सेक्टर है ना। ठीक है, एग्रीकल्चर नहीं प्राइमरी सेक्टर, इसको हटाइए यहाँ से और इस पे आ जाइए, ये प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का जो स्थिति है वो है डिक्लाइनिंग। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था? 21.4%, मार्जिनली डिक्रीज किया है 0.2% का, तो 21.2% हुआ। तो एक तो ये याद रखिएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर रिलेटेड और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड दोनों डिक्लाइन हुआ है, और सिर्फ टर्शियरी सेक्टर जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, और ये इसका डिक्लाइन यहाँ पे देख लीजिए, ग्राफ है, इसका डिक्लाइन ये है और इसका इंक्रीज ये है। ठीक, अब यहीं पे कंट्रीब्यूशन भी पूछेगा तो वो बजट में आप जाके देखिए कि कितना किसका कंट्रीब्यूशन है। और लाइफ स्टॉक में ग्रोथ हुआ है। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर डिक्लाइन किया है बट लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, गवर्नमेंट का डिफरेंट स्कीम पॉलिसीज वगैरह है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर जो है वो ग्रो कर रहा है। दूध का कंजम्पशन डिमांड वैसे भी बढ़ रहा है, तो लाइफ स्टॉक सेक्टर तो ग्रो करेगा ही। ठीक है, लेकिन बाकी जो प्राइमरी सेक्टर में जो अलाइड एक्टिविटीज है ना, एग्रीकल्चर और उसका बाकी जो एक्टिविटी है उसमें जो है वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत सही नहीं रहा। मोस्ट प्रोस्पेरस डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें कि बिहार में कौन है, तो ऑब्वियस सा बात है कि पटना कैपिटल है, तो पर कैपिटा इनकम भी सबसे ज़्यादा इसका है और बाकी सब चीज़ें भी। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर, बेगूसराय, मुंगेर, पटना 1 पे, बेगूसराय 2 पे, मुंगेर 3 पे। ठीक है, अब जब डिस्ट्रिक्ट देख लिया हमने, स्टेट देख लिया, उसका डिस्ट्रिक्ट देखा, तो पर कैपिटा इनकम देखते हैं। तो पर कैपिटा इनकम नेशनल क्या है? 98,374 रुपया। क्या है ये? लेटेस्ट पीआईबी का डेटा है, एज पर लेटेस्ट प्रोविजनल एस्टिमेट। ठीक है, 31 मई 2023 का डेटा है पीआईबी का, 98,374 करोड़ रुपया। ठीक है, सॉरी 98,374 रुपीज। ठीक, पर कैपिटा इनकम हर व्यक्ति के पास साल में इतना पैसा आता है। ठीक है, तो इस डेटा पे आप रिलाई करेंगे, अदरवाइज मतलब ये एकदम करंट डेटा है। और बिहार का अगर आप देखेंगे तो बिहार का कांस्टेंट प्राइस पे 34,465 रुपया है, लेकिन अगर करंट प्राइस पे देखेंगे तो 54,383 है। हम कहेंगे कि आप 54,383 को याद रखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा भी लगता है देखने में, और एग्जाम पूछेगा एग्जाम में तो थोड़ा बिहार का छवि भी तो खराब होगा ना इधर से, तो इसमें 54,383 बोलने में थोड़ा ठीक लगता है। ठीक है, फिर भी गैप आप देख लीजिए यहाँ पे कितना है, 98,374, 54,383। और जब पर कैपिटा का बात करते हैं ना, तो एनर्जी कंजम्पशन का बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बताता है कि हमारा सोसाइटी कितना ज़्यादा अभी प्रेजेंट डे का जो सोसाइटी वो कितना ग्रो कर रहा है, उसका ग्रोथ कैसा है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उतना ज़्यादा ग्रोथ। ठीक है, 329 किलोवाट पर आवर, 329 किलोवाट पर आवर पहले से काफ़ी बड़ा है, 17% ग्रोथ है। आप बस इसको याद रखेंगे। फर्टिलिटी रेट इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2.9 है। ठीक है,
2.9 है। और यहीं पे हम पीआईबी का ये है नेशनल फर्टिलिटी रेट, हम देखते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है एनएफएचएस 5 का है वो 2 है, ठीक है। पूरे देश का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2 है, तो रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, तो उससे कम हो चुका है, यानी कि हम रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा चुके हैं। और एनएफएचएस 4 में जो था वो 2.2 था, ठीक है। इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट की अगर बात करें हम, तो वो 35.2 है, ठीक है, नेशनल लेवल पे, ठीक। तो अंडर 5 छोड़ दीजिए, सिर्फ आईएमआर याद रखिए 35.2 और टीएफआर याद रखिए 2, ये नेशनल लेवल पे है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 2.9 है बिहार का, बट एनएफएचएस के हिसाब से 3 है या 3.1 है, अभी देखते हैं आगे हम लोग। मोबिलिटी की अगर बात करें तो रोड डेंसिटी, पहले तो रोड चाहिए ना भाई, उसी के बाद तो व्हीकल आएगा, मोबिलिटी होगा। तो रोड डेंसिटी में बिहार तीसरे नंबर पे है, देखिए ग्रोथ रेट में भी तीसरा नंबर पे है, रोड डेंसिटी पे भी तीसरा नंबर पे, और व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे भी तीसरा नंबर पे, ठीक है। और रोड डेंसिटी अगर पूछ दे तो 31.69 किलोमीटर पर 1000 किलोमीटर स्क्वायर है। और थर्ड है व्हीकल रजिस्ट्रेशन में, यूपी और महाराष्ट्र के बाद बिहार तीसरे नंबर पे आता है। प्लास्टिक बैन की बात करें तो कंप्लीट प्लास्टिक बैन है, ना बनाना है, ना बेचना है, ना डिस्ट्रीब्यूट करना, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली बैन है। और प्लास्टिक बैन कब से है? 1 जुलाई 2022 से। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत 5 करोड़ प्लांट लगाना है, जानते हैं, और काफी लग भी चुका है, ठीक है। तो ये था इकोनॉमिक सर्वे। अब देख लेते हैं एनएफएचएस 5। हाउस होल्ड कंपोजिशन बिहार का 4/5 यानी कि 84%, यानी कि आप राउंड ऑफ करके 85% भी याद रखें तो वो रूरल है, ठीक है। एनएफएचएस का कहना है कि मात्र 16% जो है वो अर्बन हाउस होल्ड है, बाकी 84% हाउस होल्ड रूरल है, ठीक है। और 23% हाउस होल्ड जो है हेडेड बाई वुमेन, तो ये अच्छी बात है, बट इससे ज्यादा होना चाहिए, 50% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। 23% हाउस होल्ड जो है वो हेडेड बाई वुमेन है, तो ये भी याद रखिएगा। फर्टिलिटी लेवल की अगर हम बात करें तो टोटल फर्टिलिटी रेट बिहार में 3 है, ठीक है। रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, बिहार में 3 है, ठीक। डिक्रीज हुआ है लेकिन 0.5 का, मतलब 0.4 का, क्योंकि 3.4 था, घट के 3 हुआ। और टोटल फर्टिलिटी रेट अगर अर्बन एरिया में देखें तो 2.4 है, ये भी रिप्लेसमेंट लेवल के ऊपर है, और रूरल में 3.1 है, ये तो ऊपर है ही, और दोनों मिला के यहाँ पे ये आता है। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार का टीएफआर जो है वो रिप्लेसमेंट अर्बन का बोल दे कि रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गया है या उससे कम है, और हमें लगेगा कि हाँ हो सकता है अर्बन एरिया में रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गया होगा, नहीं, बिहार का तीनों जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से ऊपर है। 3 है, अर्बन का 2.4 है, और रूरल का 3.1 है। अर्बन फर्टिलिटी रेट इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस एनएफएचएस 4, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि अर्बन एरिया में पिछले सर्वे के बाद से अभी तक चेंज ही नहीं हुआ है, ठीक है, जबकि चेंज होना चाहिए। अर्बन एरिया में एजुकेशन का इंपैक्ट पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट का इंपैक्ट पड़ता है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट भी कम होना चाहिए, बट नहीं हुआ है। तो ये एक स्टार्क, मतलब कि आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसको याद रखिएगा। और ये देखिए फर्टिलिटी रेट कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, तो उसका ये ग्राफ यहाँ पे एनएफएचएस 3, 4, 5। कॉन्ट्रासेप्टिव नॉलेज का अगर बात करें तो ओनली 19% ऑफ करंटली मैरिड वुमेन नो अबाउट फीमेल कॉन्डोम्स, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछा जाएगा कि फीमेल स्टेरिलाइजेशन के बारे में ज्ञान किसको किसको है, तो 99% लोगों को पता है, मतलब 99% फीमेल को पता है, 1% को अभी भी नहीं पता है। तो 100% दे दे तो नहीं मारना है, 99% फीमेल को पता है। कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस की अगर बात करें तो 56% जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज करते हैं, ठीक है, चाइल्ड बर्थ कंट्रोल करने के लिए। और ये एनएफएचएस 4 से डबल टाइम्स बढ़ा है, पहले 24 था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, ठीक है, पॉपुलेशन प्लानिंग के लिए, पॉपुलेशन पॉलिसी के लिए। और तो इसलिए इसको याद रखना है, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेलेंस रेट 56%, ठीक है। इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट अगर हम बिहार में देखें तो एनएफएचएस 5 के हिसाब से 47 है, जबकि बिहार गवर्नमेंट और बजट के हिसाब से अलग आता है, लेकिन एनएफएचएस के हिसाब से 47 है। बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर जो बच्चे जिनका डेथ हो जाता है तो उनको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। इन्फेंट कौन है? 0 से लेके 1 साल तक का बच्चा, ठीक है। और अगर इनकी डेथ होती है तो उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो आईएमआर जो हो गया वो 47 है एनएफएचएस 5 के हिसाब से। एनएफएचएस 4 के हिसाब से 48 था, बहुत मार्जिनल चेंज आया है, मतलब 1000 में सिर्फ एक बच्चे में ही कमी आई है, ठीक है। तो इधर बहुत काम करना पड़ेगा अभी गवर्नमेंट को। और अंडर 5 इसको छोड़ दीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछेगा। और ये याद रखिएगा कि बॉय जनरली हैव हायर मोर्टेलिटी रेट देन गर्ल, ठीक है, खासकर कब? न्यूनेटल पीरियड में। लेकिन जब 1 साल के बाद वाला एज होता है तो उसमें गर्ल का बढ़ जाता है। तो जनरली इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है ना वो लड़कों का ज़्यादा है, ठीक है। बायोलॉजिकली गर्ल्स जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, है ना। और ये बड़ा एक मिथ है कि लड़के जो है वो मजबूत होते हैं, लड़कियां बायोलॉजिकली ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज़्यादा होता है, जबकि उनके साथ कितने तरह का एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके बाद भी। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर कम्युनिटी वाइज देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा है 50, उसका हिंदूज़ में है 46, कहीं पर कम नहीं है, है ना। 1000 में बस 4 बच्चे में ही कम है।
और मुस्लिम का 50, हिंदू में 46, लेकिन सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब में है, किसी भी कास्ट किसी भी ट्राइब ग्रुप से ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब में है, और रूरल एरिया में अर्बन एरिया से ज़्यादा, ऑब्वियस सा बात है, ठीक है। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट आपको डाल दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और मस्त होके पढ़ाई करें। और वही कहेंगे, फर्जी का फौजी मत बनिएगा, हाथ में कलम और दूसरे हाथ में एडमिट कार्ड लेके आराम से जाइएगा, स्टूडेंट के जैसा फर्जी का फौजी बन के नहीं जाना है, ठीक। चलिए फिर, गुड नाइट।